वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, जो कि आपके टर्म 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट और एक यहाँ पर इजी चैप्टर है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर आपका इस वीडियो में होने वाला है, तो आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड जो हमारा फोर्थ चैप्टर है रेट ऑफ फ्रैक्शंस के साथ रिलेटेड, वो दोनों एक्सप्लेन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने वीडियो को सुनना है और बाद में आपने वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर। तो सबसे पहले कि सरफेस केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में मेनली स्टडी करते हैं। ठीक है, सो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमिनास अकर्स एट द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू बल्क फेसेस। ठीक है, जो दो फेसेस होंगे जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड हो गया, ठीक है, सॉलिड एंड गैस हो गया, ये जो दोनों फेसेस होते हैं, ठीक है, जो इन दोनों फेसेस की यहाँ पर बाउंड्रीज को सेपरेट करने वाला एक इंटरफेस है, दैट इज नोन एज द सरफेस। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस इज अवर सॉलिड, ठीक है, और ऊपर का कोई अलग फेस है, या जैसे मान लीजिए ऊपर है लिक्विड और यहाँ पर है सॉलिड। इन दोनों का ये जो इंटरफेस है, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ये वाला प्लेन, सो दिस इज दी सरफेस। ठीक है, तो इस पर जो भी फिनोमिनाज होते हैं वो सभी हम लोग रीड करते हैं, जो फिनोमिनाज सरफेस पर होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम सरफेस फिनोमिनास के बारे में रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट सबसे वो है दैट इज दी एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो स्पेलिंग्स को ध्यान से देखिए, यहाँ पर डी है। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी अब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो यहाँ पर एडजॉर्प्शन क्या होती है कि अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, हमने क्या करना है, मतलब वहां पर क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड अपने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर कर रिटेन कर लेता है, वहां पर ही रोक लेता है, रिजल्टिंग इनटू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस देन इन द बल्क। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने दो चीजों को ध्यान से देखना है। तो जो मटेरियल यानी कि जिसके ऊपर दूसरे मॉलिक्यूल्स आकर रिटेन होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? एडजोर्बेंट। जो मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट होंगे, ऊपर से आएंगे जो मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज एडजोर्बेट। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे कि चारकोल एडजोर्ब करती है गैस मॉलिक्यूल्स को, या फिर सिलिका जेल एडजोर्ब कर लेता है वाटर वेपर्स को। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है। एक बार आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंड हो गया तो ये पूरा चैप्टर आपका थ्योरी का ही है, तो आप लोगों ने ध्यान से हर एक टर्म को यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर तक सभी जगह पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि कॉटन जब किसी चीज को अब्जॉर्ब कर लेती है, वो आप लोग यहाँ पर एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ स्टडी होगी एडजॉर्प्शन की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद है सोप्शन। ठीक है, जब एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाए, ठीक है, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोप्शन। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं सोप्शन। फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स विद सॉइल। ठीक है, जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स में मिनरल्स होते हैं वो वहां पर एडजॉर्ब भी हुए होते हैं और अब्जॉर्ब भी हुए होते हैं। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन इज ए थिन लेयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द सॉलिड सॉइल। ठीक है, सॉइल के केस में जो वहां पर आउटसाइड में एक बनी होती है थिन लेयर जो कि एडजॉर्ब हुई होती है। और अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? वेयर दे आर टेकन इनसाइड थ्रू बॉडी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो सॉइल के अंदर तक जो मिनरल्स गए हुए हैं वो वहां पर अब्जॉर्ब होकर गए हैं, जो उसके ऊपर ऊपर ही जुड़े हैं वो वहां पर एडजॉर्ब हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, उसमें क्या हमें यहाँ पर बताया गया है कि एड्सॉर्प्शन क्यों होती है, मतलब वहां पर क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स अपॉन द सरफेस। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा लिक्विड या फिर सॉलिड है, जो भी है। ठीक है, इसके जो अंदर होंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉलिड के अपने जो होंगे, सॉलिड के अंदर जो भी होंगे पार्टिकल्स, उनको हर एक डायरेक्शन से सेम फोर्सेस अप्लाई होंगे। जो उसके आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनकी ओर से, तो हर एक
डायरेक्शन से बैलेंस्ड हो जाएंगी फोर्सेस, तो इसलिए ये जो है मोलिक्यूल्स ये यहाँ पर बैलेंस रहेंगे। बट जो भी सरफेस पर होंगे मोलिक्यूल्स, उनको सिर्फ इनवर्ड फोर्सेस लगेंगी, मतलब अंदर को फोर्सेस हैं क्योंकि अंदर की तरफ और पार्टिकल्स भी होंगे, ऊपर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये सभी सरफेस पर हैं, तो इसलिए इन पर क्या अप्लाई हो रही है, अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्सेस। तो वो अपनी अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए बाहर वाले किसी मोलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसलिए यहां पर आकर वो मोलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़कर रिटेन कर लेंगे अपनी तो यहाँ पर फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होती है, सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन का मेन रीजन अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्सेस होती है। क्लियर है अभी, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग रीजन याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन मेनली दो टाइप की रहती है, एक होती है यहाँ पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होती है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि जो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के साथ जुड़े हैं वो फिजिकल फोर्सेस के साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो फिजिकल फोर्सेस जो कि सिंपल वैंडरवाल फोर्सेस होंगी जो कि वीक होती है, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन में वहां पर केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में जो फोर्सेस हैं दैट आर द केमिकल फोर्सेस इज दैट द केमिकल बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है वो लो टेम्परेचर पर तो फिजिकल रहती है, बट हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर वो बाद में बॉन्ड्स बनाकर क्या चेंज हो जाती है, केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑन दी निकल मेटल, ठीक है। लो टेम्परेचर पर तो वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट हुई होगी, बट हाई टेम्परेचर वो वहां पर केमिकल बॉन्ड्स बना लेगी, ठीक है। क्लियर है अभी। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस आप लोगों ने अच्छे से जरूर याद करना है, बुक से भी रीड आउट आप लोगों ने जरूर कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के केस में क्या होगा कि देयर इज अ डिक्रीज इन द रेजिडुअल फोर्सेस, ठीक है। सो मतलब क्या है कि जो सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी, ठीक है, वो बैलेंस हो गई हैं और ऊपर भी मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ गए हैं, सो देयर इज अ डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्सेस, इसलिए सरफेस की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सरफेस की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है मतलब कि एनर्जी रिलीज होती है, देयरफॉर मोस्टली इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंड एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस डिक्रीज हो गई है, वो एक जगह पर जुड़ गए हैं, ठीक है। सो चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी दोनों का साइन ही यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव साइन रहेगा। तो अगर हम यहाँ से गिब्स एनर्जी को सोल्व करें तो इसमें अगर हम वैल्यूज लगाते हैं तो क्या होगा, इसका साइन रहेगा माइनस, तो ये वाली माइनस और एंट्रोपी वाली ये दोनों बन जाएंगी प्लस। तो फिर इसका मतलब क्या है कि अगर चेंज इन एंथैल्पी की टर्म जो है वो टी डेल्टा एस से ग्रेटर देन होगी तो ही हमारी एड्सॉर्प्शन हो सकती है, मतलब चेंज इन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होनी चाहिए तो ही हमारी एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होगी अकॉर्डिंग टू द गिब्स एनर्जी, क्योंकि गिब्स एनर्जी का साइन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो ही कोई प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। एक्सेप्शन है कुछ के कुछ ऐसी यहाँ पर होती हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन जो कि यहाँ पर एंडोथर्मिक भी हो सकती है, ठीक है। वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो मेन आपने पॉइंट का याद रखना है कि एक्सोथर्मिक होती है, एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, इसलिए हमें इंथैल्पी चेंज जो है वो ग्रेटर देन रखना पड़ता है टी डेल्टा एस से, ताकि एड्सॉर्प्शन हमारी स्पॉन्टेनियस बन जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये रहा आपके लिए फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस, ठीक है। तो जो आपको मेन मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स आकर जुड़ सकते हैं वीक वैन डर वाल फोर्सेस के साथ, बट जो यहाँ पर बॉन्ड्स बनाने हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन है दैट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, कि कोई स्पेसिफिक ही सब्सटेंस होगा उसी के साथ ही ये चीज होगी, ठीक है। तो फिजिकल रिवर्सिबल है बट केमिकल इरिवर्सिबल है, ठीक है। फिजिकल जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर एडसॉर्ब्ड रेडली, जिस गैस की लिक्विफिकेशन इजिली हो सकती हो, ठीक है, उस गैस की एडसॉर्प्शन भी जल्दी हो जाती है। तो यहां पर क्या है, इट depends upon the nature of gas, gases which can react with adsorbent shows the chemisorption, जो bonds बना सकता है
वही केमिकल एब्जॉर्प्शन है वहां पर शो करेगा। यहाँ पर एंथैल्पी लो रहती है, यहाँ पर एंथैल्पी हाई है, क्योंकि बॉन्ड्स बनने हैं। लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल है और इसके लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, और ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि रिएक्शन होनी है इसलिए, ठीक है। इट्स डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, ठीक है। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, ठीक है, ये दोनों में सेम है। तो इट रिजल्ट्स इन दी मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मल्टी मोलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज दी सॉलिड, पहले एक बन गई मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होकर, उसके ऊपर और भी एक बन सकती है लेयर, क्योंकि वैंडरवाल फोर्सेज हैं तो ऊपर भी बन सकती है। इट रिजल्ट्स इन दी यूनिमोलिक्यूलर लेयर, क्योंकि इसने बॉन्ड बनाने हैं तो एक बार ही बॉन्ड बनेंगे, उसके ऊपर बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं बन सकते, मतलब इनके बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड इन्होंने बना लिए इसके साथ, अब इसके ऊपर वाला जो आएगा वो इसके साथ तो बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें यूनिमोलिक्यूलर बनती है लेयर। तो इनमें से आपको कोई भी रीजनिंग प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जरूर याद रखिएगा। क्लियर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके भी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा है टॉपिक इसमें कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, ठीक है। जब किसी सॉलिड पर कोई गैस एड्सॉर्ब होती है, ठीक है, तो क्या होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ गैस। मैंने आपको अभी बताया था कि मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस मोर रेडली एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। अब जिस गैस की लिक्विफिकेशन इजिली हो सकती हो, उसका मतलब क्या है कि उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा उतना ही इजिली वो गैस क्या बन सकती है, लिक्विफाई हो सकती है, और उतनी ही ज्यादा उसकी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, कि मिनिमम वो होना चाहिए टेम्परेचर, उसके ऊपर अगर हमने रखा है गैस को तो उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर एक बताया गया है, दैट इज दी ऑर्डर बताया गया है कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा है। और ऐसे ही अमोनिया का उससे लो, CO2 का उससे लो, मीथेन और सबसे लो हाइड्रोजन का, ठीक है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, वो तो होगा ही क्योंकि जिस सॉलिड पर एड्सॉर्ब होना है उस पर भी डिपेंड करेगा। इफेक्ट ऑफ दी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो गैस की एड्सॉर्प्शन है तो हमें क्या करना होगा, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करवाने के लिए टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर हाई कर दें, ठीक है। और सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, ठीक है। क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं, हमने क्या करना है, प्रेशर वर्सेस, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड में हमें ग्राफ्स बनाने हैं एट दी कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड विद दी प्रेशर, ठीक है। इन दोनों में हमें ग्राफ्स बनाने हैं, दैट ग्राफ्स आर नोन एज दी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, या फिर हम इन्हें बोल देते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर है, ठीक है, हमने ग्राफ बनाया है log p, यानी कि प्रेशर का हमने कर दिया लोगरिथम, और दूसरी तरफ है log ऑफ x बाय m। अब ये x बाय m क्या है, x है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, डिवाइडेड बाय m है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, यहाँ पर दिया गया है x इज द मास ऑफ एड्सॉर्ब्ड, मास गैस का, कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हुई है, कितने सब्सटेंस पर हुई है, मतलब जिस सॉलिड पर हुई है उसका मास m है, ठीक है। सो x बाय m का log कर लें और log ऑफ प्रेशर कर लें, तो इनमें एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्राफ यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है दैट इज दी log k, ठीक है, और इसकी स्लोप क्या बनेगी 1/m। बाकी हमारा मेन ग्राफ ये वाला रहेगा, ठीक है, दिस वन। इसमें क्या है कि जब हम स्टार्टिंग में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पहले तो एड्सॉर्प्शन यहाँ पर एज ए स्ट्रेट लाइन इंक्रीज होगी, एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट, बाद में थोड़ा सा उसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ तक कर्व शेप, ठीक है, और बाद में वो क्या हो जाएगा यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस प्रेशर के बाद जाकर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्ड चेंज ना हो, दैट इज नोन एज द सैचुरेशन प्रेशर, PS, ठीक है। तो यहाँ तक अलग इक्वेशन लगेगी, यहाँ तक अलग लगेगी, ऐसे ये ग्राफ हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और हायर रखेंगे टेम्परेचर तो ग्राफ हमारा लो हो जाएगा, लो पोजीशन पर मतलब के एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, लो टेम्परेचर रखेंगे तो ऊपर बनेगा ग्राफ, ठीक है।
ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक्स ओवर एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू प्रेशर रेज टू पावर 1। ठीक है, और जो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर आकर तो स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट हो गया, तो मतलब पी की पावर हमने जीरो कर दी। ठीक है, एक्स ओवर एम। और ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर कौन सी शेप है, दैट इज द कर्व शेप है। तो कर्व शेप के लिए हमने क्या कर दिया, इंटरमीडिएट प्रेशर के लिए एक्स बाय एम इज इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/m। ठीक है, इसी का ही हमने लॉग यूज करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया था, ठीक है ना, ये वाला जो था ग्राफ, ठीक है, लॉग वाला, वो वाला ग्राफ इसी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत बार आती हैं, तो आपको ग्राफ्स अच्छे से बनाने होंगे। ठीक है, बट ये जो चीज है, ये यहाँ पर हाई प्रेशर पर आकर फेल हो जाती है। ठीक है, ये जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स लो प्रेशर पर ही अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो प्लीज देखिए, चाहे आप लोगों के लिए नोट्स भी दिए हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, बट ये जो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स है, इनको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, खुद इनको बनाना है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर करते हैं, मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। ये भी बहुत बार पेपर में आया है। अगर होगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ग्राफ दिया होगा तो आपको ये पूछा होगा कि फिजिकल है या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अगर होगी यहाँ पर केमिकल एड्सॉर्प्शन, तो क्या होगा, पहले इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। बाद में वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स जो फॉर्म हुए थे वही ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे ज्यादा हीट करेंगे तो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद में रखनी है। ठीक है, क्लियर है अभी, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो ये तो हमने जो भी अभी दो ग्राफ्स किए हैं, वो थे एड्सॉर्प्शन फ्रॉम ऑफ द गैस ऑन द सॉलिड। तो अभी ये रहेगा एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन में से गैस नहीं है इस बार। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर हम ऐड कर दें चारकोल, तो वो एसिटिक एसिड को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करवा लेगा। लिटमस सॉल्यूशन में ये चीज एक कॉमन एग्जांपल है, उसमें हम चारकोल ऐड कर दें, तो उसमें जितने भी कलर पार्टिकल्स होंगे वो चारकोल अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम है कि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट जितना ऐड करेंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, और इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये तो सेम है, मतलब हम चारकोल जितनी ज्यादा ऐड करते रहेंगे उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम फॉर्मूला बना सकते हैं, बट सी आएगा, प्रेशर की जगह पर हम क्या रख लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका सेम पॉइंट रहने वाला है। क्लियर है, इसमें भी आप लोग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स वगैरह बना सकते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिंपली गैस वाला ही याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एप्लीकेशन है इसकी कुछ, वो आप लोग यहाँ से खुद रीड कर सकते हैं। ठीक है, गैस मास्क में बहुत सारी रिएक्शंस में, जिनमें कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस आती हैं, लाइक द हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, डाइंग ऑफ क्लॉथ में, वहां पर भी एड्सॉर्प्शन का काम होता है। टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, जैसे कि बहुत सारे एड्सॉर्बेंट्स यूज किए जाते हैं वाटर वेपर्स को यहाँ पर रिमूव करने के लिए, एड्सॉर्ब करवाने के लिए। रिमूवल ऑफ द कलरिंग मैटर बाय द एड्सॉर्प्शन, या फिर आयन एक्सचेंज रेजिन्स के साथ हम यहाँ पर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस जरूर रीड कीजिए, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एब्जॉर्प्शन का काम हमारे लिए क्या होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज दी कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम रीड करते हैं डिटेल में। सो नाउ व्हाट आर दी कोलाइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स या फिर हम इनको बोल देते हैं कोलाइडल डिस्पर्शंस। ठीक है, ए कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance called dispersion medium। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल होता है ना, हमारे पास सोल्यूशन होता है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल सोल्यूशन में हमने क्या यूज करते हैं, सल्यूट इन दी सोलवेंट, यही यूज करते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे पास ये जो नॉर्मल सोल्यूशन होता है, दिस इज दी होमोजेनियस मिक्सचर। ये तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो सल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत ही स्मॉल होता है,
ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल साइज होने के कारण, ठीक है, तो वो उसके जो यहाँ पर होते हैं पार्टिकल्स, वो उसके अंदर होमोजीनियसली वहां पर डिसोल्व हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन, यहाँ पर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो फिर इसलिए हम यहाँ पर डिसोल्व वगैरह वर्ड की जगह पर क्या यूज करते हैं, डिस्पर्स वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी, डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सल्यूट इन द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्शन मीडियम में हमने डिस्पर्स्ड फेस किया होता है, ठीक है। मतलब हमने किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बहुत ही छोटे साइज में उसके अंदर डिस्पर्स कर दिया है, ठीक है, बिखेर दिया है, तो वहां से हमें मिलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या है, डिस्पर्स्ड फेस इन दी डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सल्यूट, और डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूशन एंड द कोलाइड इज ऑफ ए पार्टिकल साइज, ठीक है। डायमीटर ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स का क्या होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और जो हमारे सोल्यूशंस थे, ठीक है, जिनमें सोल्यूट एंड सोल्वेंट होता है, उनमें 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और इसके बाद आ जाती है सस्पेंशन, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होती हैं, जैसे कि चोक को वाटर में डिसोल्व करने, तो वो हमारी बन जाती है मोर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है, वो तो बिल्कुल ही अनस्टेबल होती हैं। तो जिनका पार्टिकल साइज 1 to 1000 के बीच होता है, नैनोमीटर के बीच, वो बनते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर कोलाइडल सोल्यूशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स की खासियत क्या है कि इनका जो साइज रेंज है ये कुछ ऐसी है कि इनके पास इनॉर्मस सरफेस एरिया होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया है, इसीलिए हम इनकी सरफेस प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं अंडर दी सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेशल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टडी है हमें। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती हैं कि हमने डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम को क्या क्या रखा है, सॉलिड इन सॉलिड रखा है, सॉलिड इन लिक्विड रखा है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर बन सकती हैं। सुनाओ, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि होते हैं पेंट्स हो गए, ठीक है, स्मोक हो गई, मेहलक हो गया, फोग हो गई, ठीक है, क्लाउड्स हो गए, सोप, लेदर हो गई, ये सभी चीजें क्या होती हैं, दीज ऑल आर दी कोलाइड्स, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इनकी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, ऐसे सभी तरह की अलग अलग, सिर्फ एक गैस इन गैस को छोड़कर सभी तरह की हम कोलाइड्स बना सकते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो इन सबके एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, एग्जाम्पल्स ही पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है, जेम स्टोन्स हो गए, या फिर कलर्ड ग्लासेस हो गई। सॉलिड इन लिक्विड, जिसको कि हम सिंपली सोल बोल देते हैं, आपको बहुत जगह पर वर्ड आएगा सोल, सोल मतलब क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। जैसे कि पेंट्स हो गए, ठीक है, सेल फ्लूइड्स जो हमारे अंदर होते हैं, सेल्स होते हैं उनके अंदर का फ्लूइड, ठीक है। सॉलिड इन गैस, मतलब सॉलिड को गैस में किया है डिस्पर्स, दैट इज द एरोसोल, जैसे कि स्मोक हो गई, ठीक है, डस्ट हो गई। लिक्विड को सॉलिड में कर दें डिस्पर्स, जेल बोलते हैं इसको। चीज हो गया, या फिर जेलीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो और भी कोई भी जेली जैसी चीज हो। लिक्विड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्शन, जैसे कि मेहलक हो गया, या फिर हेयर क्रीम हो गई, बटर हो गया, ठीक है। लिक्विड इन गैस, जैसे कि एरोसोल्स हो गई, फोग, मिस्ट, ठीक है, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज वगैरह, ये सब भी ही इनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ और इंपॉर्टेंट है कि जब डिस्पर्शन मीडियम, जो ये वाली चीज है, ये वाली साइड है, अगर अल्कोहल हो तो हम उसे बोल देते हैं अल्कोसोल, अगर वाटर है तो हम उसे बोल देते हैं हाइड्रोसोल, अगर एयर है तो हम उसे बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। जैसे यहां पर थी एरोसोल, और यहां पर भी एरोसोल है, ठीक है। तो अल्कोसोल जैसे कि सेलुलोस नाइट्रेट इन इथाइल अल्कोहल, और हाइड्रोसोल जैसे कि सेल्फ पोल्यूट्स, एरोसोल जैसे कि स्मोक और फोक, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों ने एग्जांपल्स याद रखनी है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि थ्योरी चैप्टर है, ज्यादा आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। तो अगला पार्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी नेचर ऑफ इंटरेक्शंस, ठीक है। अगर तो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में काफी अच्छी अट्रैक्शन हो, दोनों में ग्रेट अफिनिटी हो,
तो वहां पर बन जाती हैं लायोफिलिक सोल्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स। लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लाविक। ठीक है, जो जिनमें अट्रैक्शन होगी। तो इनको बनाना हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पर इजी होता है, तो हम इसे डायरेक्टली मिक्सिंग के साथ ही बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि गम, जेलेटिन, स्टार्च वगैरह की सोल्स बना सकते हैं विद ए सूटेबल लिक्विड। इनके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, आपको प्रैक्टिकल नोटबुक में आप लोग वहां से भी रीड जरूर कर कर देखना। ठीक है, तो लायोफिलिक सोल्स क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, स्टेबल होती हैं एंड कैनोट बी इजिली कोगुलेटेड, यानी कि इनको ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट होता है। ये स्टेबल होती हैं। इनकी कोगुलेशन करवाना मतलब कि वापस से डिस्पर्स्ड फेस जो उसमें डिस्पर्स किया है उसको बाहर निकालना, वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई लायोफिलिक कोलाइड्स, क्योंकि इनमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में ग्रेट अफिनिटी यानी कि अट्रैक्शन होती है। ठीक है, सेकंड आती है लायोफोबिक, मतलब दूर जाना। ठीक है, तो फोबिक मतलब लिक्विड कि यहाँ पर हीटिंग। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में नो अफिनिटी या फिर लेस अफिनिटी होती है। इनको बनाना फिर इसीलिए ही डिफिकल्ट होता है, डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनती, स्पेशल मेथड्स होते हैं। ये इरिवर्सिबल होती हैं और कैन बी इजिली प्रेसिपिटेटेड, इनकी कोगुलेशन भी इजिली हो जाती है। कैसे होती है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई भी सॉल्ट ऐड कर दें या फिर हीट कर दें, शेकिंग कर दें। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सम मेटल्स या फिर हाइड्रोक्साइड, जैसे कि यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड या फिर सल्फाइड्स। ठीक है, तो ये सभी सोल्स हम आगे जाकर बनाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये होगी आपकी दो टाइप्स। तो आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का साइज या उसकी फॉर्मेशन कैसी है, उनके बेसिस पर हम इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टी मोलिक्यूलर, नाम से आइडिया हो जाएगा, मल्टी यानी कि बहुत सारे मोलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि एटम्स जो कि स्मॉल साइज के होते हैं वो यहाँ पर एग्रीगेट यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े साइज का कोलाइडल साइज वाला पार्टिकल बना लेते हैं, जिसका साइज के 1 to 1000 नैनोमीटर में होता है। ठीक है, तो फिर इन सभी एटम्स में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिनके साथ के ये आपस में जुड़कर अपना साइज ज्यादा साइज वाला अपना एक यहाँ पर बना लेते हैं पार्टिकल, इसीलिए वो बना सकते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे कि गोल्ड ऐसा करता है, गोल्ड सोल में ऐसा होता है। ठीक है, और इसके अलावा सल्फर सोल में ऐसा होता है कि बड़े साइज के पार्टिकल्स बन जाते हैं, छोटे मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बना लेते हैं। सेकेंड आती है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, मतलब कि बड़े साइज के मोलिक्यूल्स ऑलरेडी होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब क्या होता है? बिग मोलिक्यूल्स, जनरली पॉलीमर्स होते हैं। इन suitable solvent form the solution in which the size of the macromolecules may be in the colloidal range। तो इसमें क्या होता है कि हम जब पॉलीमर्स जैसे जिनका के साइज ऑलरेडी ही बहुत बड़ा होता है उनको किसी suitable solvent में डिस्पर्स करते हैं, तो उनका साइज कोलाइडल रेंज में आ जाता है। तो ये काफी स्टेबल होती हैं एंड इनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज सोल्यूशन के साथ मैच करती हैं। ठीक है, रिव्यू सोल्यूशन के साथ। ठीक है, जो कि हमारा सोलवेंट एंड सोल्यूट वाला होता है। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स कुछ हैं जैसे कि स्टार्च जो कि एक पॉलीमर है। ठीक है ना, सेलुलोज हो गया और मैन मेड बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स है, जैसे कि पॉलीथीन हो गई, नाइलॉन हो गई, पॉलीस्टाइरीन हो गया। ये सभी पॉलीमर्स को हम सूटेबल सॉल्वेंट में डिसोल्व कर कर कोलाइडल सोल्यूशन इनके बना सकते हैं। क्लियर है अभी? ठीक है, तो ये दो टाइप हो गई। अब थर्ड टाइप आती है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, इनमें क्या होता है? दीज आर दी सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये स्मॉल साइज के हैं। ठीक है, डिसॉल्व करेंगे, नॉर्मल बिहेवियर करेंगे, अभी इन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया नहीं है एट ए लो कंसंट्रेशन। बट अगर हम इनकी हाई कंसंट्रेशन ऐड कर दें तो इनका फिर आपस में ज्वाइन होकर क्या बन जाता है? कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स बना लेते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट पार्टिकल्स। तो ये अपने में यहाँ पर एग्रीगेट पार्टिकल्स बनाकर अपना कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है वो बना लेते हैं। बट जब हम इनको हाई कंसंट्रेशन में यूज करते हैं, और ये जो एग्रीगेट पार्टिकल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी मिसल। ठीक है, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सोप की फॉर्मेशन, सोप के एक्शन में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। ठीक है, तो एग्रीगेट जो बनता है दैट इज नोन एज दी मिसल। ठीक है, मिसल्स आर द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ दी कोलाइड्स इन दी सोल्यूशन। जो वहां पर होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़कर एग्रीगेटेड पार्टिकल बना लेते हैं।
ठीक है, जिसका के साइज दीज कंटेन अबाउट दी 100 मोलिक्यूल्स, 100 और मोर मोलिक्यूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोप एंड डिटर्जेंट्स फॉर्म द एग्रीगेट इन दी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम सोप या फिर डिटर्जेंट को लो अमाउंट में यूज करें तो क्या होता है कि अभी उसमें मिसल फॉर्मेशन नहीं होती। हाई कंसंट्रेशन में यूज करेंगे तो वो अपने मिसल बना लेगा, यानी कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ द मिसल, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ द मिसल टेक्स प्लेस अबव द सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। अगर इससे लो टेम्परेचर होगा तो मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। एंड अबव द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, उसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, सीएमसी। तो ये दोनों टर्म्स ही आपको पूछी जा सकती हैं कि सीएमसी से ऊपर और क्राफ्ट टेम्परेचर से ऊपर ही मिसल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, क्लियर है भाई? तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द कोलाइड्स, यानी कि लायोफोबिक। क्योंकि लायोफिलिक तो सिंपली मिक्सिंग के साथ बन जाएंगी, लायोफोबिक को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले है यहाँ पर केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर कुछ ऐसी रिएक्शन यूज करेंगे जिसके साथ के हमारी कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म हो जाए। ठीक है, सो मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एग्रीगेट टू फॉर्म द सोल्स। जैसे कि सबसे पहले आर्सेनियस ऑक्साइड की रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। तो क्या होगा, यहाँ से आर्सेनिक का सल्फाइड बन जाएगा, जिसके के मोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर अपना साइज इंक्रीज कर कर एग्रीगेट सोल पार्टिकल बना लेंगे। तो ऐसे इसकी सोल बन जाएगी। ठीक है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन विद यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है, तो हमें सल्फर के पार्टिकल्स का एक एग्रीगेट मिल जाता है जिसकी के सोल बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही गोल्ड की सोल बना सकते हैं बाय द रिएक्शन गोल्ड क्लोराइड की रिएक्शन विद, यहाँ पर होती है फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर, रिडक्शन होती है इसकी, इसके क्लोरीन रिमूव होकर गोल्ड के ओनली एटम्स आपस में जुड़कर एग्रीगेट बनाकर अपनी सोल बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर आयरन क्लोराइड की रिएक्शन, यानी कि इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं विद वाटर, तो आपको यहाँ पर आयरन हाइड्रोक्साइड की सोल मिल जाती है। ठीक है, तो ये चारों की चारों रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, अच्छे से याद कर लेना है इन सभी को। ठीक है, क्लियर है अभी? तो सेकंड है इसमें इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ द पेप्टिजेशन। ठीक है, तो पेप्टिजेशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को, ठीक है, कोलाइडल फॉर्म में चेंज कर देते हैं बाय द एडिशन ऑफ सम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या करना है, हमारा कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, जैसे कि आयरन हाइड्रोक्साइड के बने हुए हैं प्रेसिपिटेट, हमने इसमें ऐड कर दिया सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि उसके आयंस ऐड कर दिए। ठीक है, FeCl3 में से तो Fe3 पॉजिटिव आयंस आ गए, वो Fe3 पॉजिटिव आयंस इसके ऊपर जाकर एडसॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि ये था हमारे पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना हुआ था। तो इसमें से एक छोटे से हिस्से के साथ, ठीक है, आयंस आकर जुड़ने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो ये यहाँ से अलग होकर अपने आसपास पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे और जो भी फॉर्म होंगे तो आपस में फिर वो एक दूसरे से रिपेल होना शुरू हो जाएंगे, तो वो प्रेसिपिटेट्स क्या करेंगे, वो फिर सोल्यूशन में डिस्पर्स हो जाएंगे, तो ऐसे हमें वहां से कोलाइडल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं पेप्टिजेशन। ठीक है, तो इसमें मेन क्या होती है, एड्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, so there is adsorption of the charge particles on the surface of the precipitates, तो जिसके साथ के वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स बनकर रिपेल कर कर वहां पर कोलाइडल साइज में अपना एक सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, इसकी दो तीन एग्जांपल्स हमने यहाँ पर बताई हुई हैं। क्लियर है अभी? तो ये चीज बन जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है कोलाइडल सॉल्यूशंस की प्योरिफिकेशन। ठीक है, प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है कि इनमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी पिछले टॉपिक में ही रीड किया कि इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस के साथ कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल भी रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत अमाउंट तो इलेक्ट्रोलाइट्स का होना भी जरूरी होता है। ठीक है, बट अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो फिर ये इसको अनस्टेबल भी बना सकते हैं, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उनको रिमूव करना होता है, उसी को हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन करना। ठीक है, तो इसका सबसे पहला मेथड है दैट इज द डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है कि हमें एक डाइलाइजिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके साथ हमें एक मान लीजिए यहाँ पर एक उसका एक जार दिया गया, उसका एक बैग है, उसके अंदर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है हमारा सोल, सोल ऐड कर दी है, दैट इज दी कोलाइडल सोल्यूशन ऐड कर दिया है।
कोलाइडल सोल्यूशन में जो स्मॉल साइज के आयंस वगैरह होंगे, दैट इज द क्रिस्टलोइड्स होंगे, वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आकर वाटर में मिक्स होकर यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे फिर अंदर हमारा रह जाएगा ओनली कोलाइडल सोल्यूशन, और जो स्मॉल साइज के यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह थे वो सभी बाहर आ जाएंगे थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम बोल देते हैं डायलिसिस। ठीक है, अब देखिए डायलिसिस कहाँ पर यूज होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो होती है किडनीज होती हैं, उसमें क्या होती है डायलिसिस होती है, वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती है। हमारा ब्लड भी एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अगर किसी की किडनी फेल हो जाए तो फिर उसको यूज करनी पड़ती है आर्टिफिशियल डायलिसिस। उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। ठीक है, मतलब कि हम डायलिसिस के अपरेटस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, एनोड और कैथोड, ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, जो आयंस हैं वो यहाँ से स्पीड में अट्रैक्ट होकर बाहर जाए। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसको आर्टिफिशियल किडनी मशीन में यूज किया जाता है। क्लियर है अभी? सेकंड है हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर्स बनाए जाते हैं, जिनके के होल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जिनके बीच में से आयंस वगैरह तो पास हो जाते हैं जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बट कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स ना पास हो, ऐसे हमने फिल्टर पेपर बनाने हैं। इनको बनाने के लिए यूज किया जाता है कोलॉइडल सोल्यूशन। ये भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं। ये क्या होता है? 4% नाइट्रोसेलुलोस इन अल्कोहल एंड ईथर, इसका सोल्यूशन यूज कर कर इनको बनाया जाता है। तो ये काफी सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो आगे आता है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशंस की। जैसे कि सबसे पहले आती है इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इनके साइज काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा साइज होने के कारण इनके मोलिकुलर मास भी हाई होंगे। जितना मोलिकुलर मास हाई होगा उतनी ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू लो आएगी। ठीक है, तो इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज काफी लो रहती है, क्योंकि हमारे पास हाई मोलिकुलर मास होने के कारण कोलाइडल पार्टिकल्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज काफी लो आएंगी। ठीक है, सेकंड आती है इनकी ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स रैंडमली जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होते हैं, उनकी अनबैलेंस्ड बोmbardment होती है, जैसे कि एक था यहाँ पर जा रहा, दूसरा यहाँ से आ गया, दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होकर इनके जो पाथ हैं वो फिर चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक जिगजैग मोशन होता रहता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल भी रहता है, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, एक जगह पर रुकते नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के साथ स्ट्राइक होकर वो मूव होते रहते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के ही पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी का भी रीजन होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड बोmbardment। ठीक है, इसके बाद आता है दैट इज दी टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जब हम फिनोमिना को देख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दी कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, सो जिसके कारण क्या होता है कि हमें बीम ऑफ लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। मतलब आप लोगों ने भी ये चीजें जरूर एक्सपीरियंस की होगी। फॉरेस्ट में या फिर आपके रूम वगैरह में अगर कोई छोटा सा होल हो, उसके अंदर से सनलाइट आ रही हो, तो हम उस सनलाइट के पाथ को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, उस सनलाइट की बीम को हम क्लियरली, हमारे लिए वो विजिबल हो जाती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि जो रूम के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है इन द रेंज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स, उनके साथ फिर स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, तो बीम की स्कैटरिंग होती है, जिसको के फिर हम देख सकते हैं। उस फिनोमिना को हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर वहां पर पार्टिकल्स का साइज छोटा हो, यानी कि वो कोलाइडल सोल्यूशन ना हो, वो सिंपल सोल्यूशन हो, ठीक है, तो उस वक्त हम वहां पर स्कैटरिंग को नहीं ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हमें बीम ऑफ लाइट जो है वो, उसका पाथ जो है वो विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। इसके लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए? सबसे पहली कंडीशन के डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स, जो कि उनका कोलाइडल साइज होना चाहिए, इज नॉट मच स्मॉलर देन दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब कि वेवलेंथ जो है लाइट की, उसके आसपास ही उसका साइज होना चाहिए। एंड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर शुड बी डिफर ग्रेटली। ठीक है, जो वहां पर डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम है, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे थ्रू सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट शो दिस इफेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या शो करता है? हेट्रोजीनियस बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग डस्ट पार्टिकल्स को क्लियरली देख सकते होते हैं।
ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद आती हैं कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए कि हमने ऑलरेडी रीड किया है पेप्टिजेशन के टॉपिक में कि ये होता है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स एडसॉर्ब हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, तो इसलिए हम उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रीड करेंगे। ठीक है, चार्ज उनकी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी के कारण ही इनमें रिपल्शन होती है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, एक तो हमने अभी अभी रीड किया है कि सेलेक्टिव एडसॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, यही वाला केस है जो। अब देखिए सिलेक्टिव एडसॉर्प्शन के साथ आपको रिलेटेड कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो क्या है यहाँ पर अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है। हमने पोटाशियम आयोडाइड के एक्वस सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। अब ये जब ऐड होगा तो रिएक्शन होकर क्या होगा कि सिल्वर और आयोडीन दोनों आपस में जुड़कर प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे सिल्वर आयोडाइड। अब सिल्वर आयोडाइड के ऊपर एडसॉर्प्शन होगी, कौन से आयंस की होगी, उन आयंस की होगी जो इसके पास ऑलरेडी है, यानी कि या तो होगा सिल्वर या होगा यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, यही दोनों आयंस हैं इसके पास। ठीक है, तो मतलब हमारा सिल्वर आयोडाइड के बन चुके हैं प्रेसिपिटेट। अब इसके ऊपर एडसॉर्प्शन या तो हो सकती है सिल्वर पॉजिटिव आयंस की या फिर आयोडाइड की। अब कौन से आयन की होगी जो सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब सोल्यूशन में क्या था, पोटाशियम आयोडाइड, तो पोटाशियम आयोडाइड में पोटाशियम और आयोडीन है, तो मतलब आयोडीन आयंस की ही एडसॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो जो सोल्यूशन में ऑलरेडी है वही आयंस एडसॉर्ब होंगे और वही चार्ज है। अगर यही हम ऑपोजिट कर दें, यानी कि हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में ऐड कर दें पोटाशियम आयोडाइड, तो अब यहाँ पर सिल्वर आयंस थे ऑलरेडी, तो फिर सिल्वर आयंस की एडसॉर्प्शन होगी। ठीक है, सो मतलब जो सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉमन आयन है जो, वो उसकी एडसॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो सिमिलरली आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, वो भी आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। ये प्रॉब्लम बहुत बार ही पेपर में पूछी जाती है, रीजनिंग ठीक है बनाकर इसकी एक स्टेटमेंट दी जाती है कि कौन सा चार्ज बनेगा, कौन से आयंस होंगे, ये आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है, इसके बाद क्या होता है कि जो एक बार सोल पर चार्ज आ गया, ओके, जैसे हमने यहाँ पर किया था कि AgI के ऊपर आयोडाइड आयंस हो गए एडसॉर्ब, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये ऑपोजिट चार्ज वाले जो दूसरे आयंस होते हैं उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है फ्रॉम द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड फॉर्म द सेकंड लेयर। ठीक है, एक तो बन गई लेयर एडसॉर्प्शन की। अब सेकंड ऑपोजिट चार्ज वाले जो थे जैसे कि पोटेशियम पॉजिटिव आयन थे, वो भी ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सो दी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द ऑपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड दी हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये जो दोनों चार्ज इसने अट्रैक्ट किए हैं, ये तो हो ही गया था, इसके बाद ये अपनी ओर पोटाशियम वाले चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लेगा, तो ऐसा कुछ यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज दी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पर चार्ज आए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर, जो यहाँ पर मूवेबल होती है लेयर, मतलब जो बाद में अट्रैक्ट हुई है, of the opposite charge is called the electrokinetic or zeta potential। ये भी पेपर में पूछा जाता है, what is the zeta potential, this is the potential difference between the fixed layer and the diffused layer। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक, तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे एक यू शेप की ट्यूब में, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन को ऐड करते हैं, दोनों साइड पर इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर कर यहाँ पर बैटरी लगा देते हैं। अब बैटरी में क्या होगा कि जो भी चार्ज होगा, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस पर, ठीक है, वो पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे और उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोगुलेशन हो जाएगी। ठीक है, सो द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल अप्लाई करना है वो हमारा जीटा पोटेंशियल से हायर होना चाहिए, फिर ही वो वहां से ब्रेक होकर मूव करने शुरू करेंगे। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रो ओस्मोसिस। इलेक्ट्रो ओस्मोसिस में सिर्फ चेंज क्या होता है कि हम यहाँ पर बीच में यूज कर लेते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि हमारे जो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम मूव कर सके बट डिस्पर्स्ड फेस ना मूव हो, तो फिर हम उसे रोक लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सेम है, बस इसमें हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करनी है। ये दोनों प्रॉपर्टीज ही आपको पेपर में पूछी जाती है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए और इनको याद कर लीजिए। क्लियर है अभी, ठीक है, तो आगे चलते हैं। कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन।
तो एक और मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्मोसिस से भी हो जाएगा। कोगुलेशन करवाने का एक और मेथड है, हमने क्या करना है, हमने ऐड कर देना है कोलाइडल सॉल्यूशन में एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हमने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देना है ताकि वो जो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज अटैच होकर उनके चार्ज को खत्म कर दे और वो वहां पर जो है जो आपस में जुड़ जाए और कोगुलेट हो जाए। यानी कि ये था हमारे पास, ठीक है, चार्ज सोल पार्टिकल, हमने ऑपोजिट आयंस ऐड कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वो इसके आसपास अटैच हो गया माइनस माइनस, तो उसने उसका चार्ज है वो यहाँ पर कर दिया खत्म। तो ऐसे जो भी थे वो फिर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे क्योंकि उनका चार्ज ही डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उनके बीच की रिपल्शन वहां से हो जाएगी खत्म और वो सभी एग्रीगेट होकर क्या हो जाएंगे, कोगुलेट हो जाएंगे। तो इसको हम बोल देते हैं कोगुलेशन करना। अब यहाँ पर एक रूल लगते हैं, दैट इज दी हार्डी शेड्यूल रूल्स। ये हमें क्या बताते हैं कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितने अमाउंट में यूज करना है अगर हमने सोल की करवानी हो कोगुलेशन। तो उसने पूछा तो उसने बताया है कि ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस को यूज करें हमेशा, जो आपकी सोल पर चार्ज है उससे ऑपोजिट, ठीक है, फिर ही कोई फायदा होगा। और जितनी आपके आयंस की वैलेंसी होगी, मतलब उनके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे कि +2 +3, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो वहां पर उनकी कोगुलेटिंग पावर होगी, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आर्सेनिक सल्फाइड की सोल को करना है कोगुलेट, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास कोगुलेटिंग पावर कुछ ऐसे डिक्रीज होगी, एल्यूमिनियम आयंस की सबसे ज्यादा, बिकॉज इनके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है और सोडियम के ऊपर ओनली 1 पॉजिटिव है, इसलिए इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे लो रहेगी। अगर हमने पॉजिटिव सोल को करना है तो हमने क्या चार्ज देखना है, नेगेटिव चार्ज देखना है, जैसे ये वाला है कॉम्प्लेक्स आयन, इसकी सबसे ज्यादा, ठीक है, फॉस्फेट की उससे कम, सल्फेट की उससे कम और क्लोराइड की उससे कम रहेगी, ठीक है। तो कोगुलेटिंग पावर जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोगुलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू का मतलब क्या है कि हमने मिनिमम कितना अमाउंट यूज करना है। अब जितनी ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी उतना ही लो अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। अभी तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं सम मेथड्स ऑफ दी कोगुलेशन, जो हमने वैसे तो हमने सभी बता दी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को ही मिक्स कर दें, जैसे कि हमने किया था इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए थे ना, उसकी बजाय उसने कहा कि दो सोल्स ले ऑपोजिट चार्ज वाली, उनको ही आपस में मिक्स कर दें, दैट इज नोन एज दी म्यूचुअल कोगुलेशन, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, प्रोलोंग्ड डायलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना, डायलिसिस करवाएं बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो तो फिर उसके साथ क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल आएंगे, अंदर वाली जो सोल पार्टिकल्स हैं वो वहां पर आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे और उनकी भी कोगुलेशन हो जाएगी। बॉयल कर सकते हैं या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, ठीक है। कोगुलेशन ऑफ दी लायोफिलिक सोल, ठीक है, हायोफिलिक सोल जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती है, उसके लिए हमें अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा कि देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक सोल, दीज आर चार्ज एंड द सोलवेशन। एक तो उनके ऊपर चार्ज होता है, एक उनकी सोलवेशन हुई होती है। व्हेन दीज टू फैक्टर्स आर रिमूव, अगर हम इनको रिमूव कर देंगे तो उसकी भी कोगुलेशन हो जाएगी। रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर सकते हैं या फिर कोई सोलवेंट ऐड कर दें जिसके साथ कि उसकी सोलवेशन वो यहाँ से रिमूव हो जाए, जैसे कि हम उसमें अल्कोहल ऐड कर सकते हैं, एसीटोन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किसी हाइड्रोफिलिक सोल यानी कि जो सोल पार्टिकल्स की वाटर के साथ अट्रैक्शन है उसमें हम अल्कोहल ऐड कर देंगे तो वहां पर उसकी डिहाइड्रेशन होकर वो वहां पर क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सोलवेंट चेंज कर कर भी कोगुलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द कोलाइड, ठीक है, कोलाइड्स को अगर हमने सेव करना हो फ्रॉम द कोगुलेशन, कि उसकी कोगुलेशन ना हो जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल, इसीलिए लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सोलवेटेड। मतलब क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल्स आर कन्वर्ट आर आर दी कवर्ड बाय द शील्ड ऑफ द लिक्विड टू विच दे आर डिस्पर्स। अब देखिए कि लायोफिलिक सोल्स में तो प्रोटेक्शन हो जाती है क्योंकि उनकी अट्रैक्शन बहुत अच्छी होती है, ठीक है, अपने सोलवेंट के साथ, मतलब वो सोलवेटेड हुई होती हैं बहुत ही स्ट्रांगली, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन रहती है। लायोफिलिक सोल्स के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो लायोफोबिक सोल की प्रोटेक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। व्हेन दे लायोफिलिक सोल इज एडेड टू द लायोफोबिक सोल, the
लायोफिलिक पार्टिकल्स फॉर्म ए लेयर अराउंड दी लायोफोबिक पार्टिकल्स, जिनके साथ के बॉन्ड को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। मतलब ये हमारी लायोफोबिक है और इसके ऊपर लायोफिलिक आकर जुड़ जाती है और उसे प्रोटेक्ट कर लेती है फ्रॉम द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि कोगुलेशन से बचा लेती है। ठीक है, इसीलिए लायोफिलिक जो होते हैं कोलाइड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। एक चीज बस इसमें मैं आपको और बताऊंगा इस चैप्टर के साथ रिलेटेड, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछे जाते हैं, एप्लीकेशंस में से हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहला टैनिंग। ठीक है, ये क्या होती है, जो हमारे पास एनिमल हाइड्स होती हैं, यानी कि जो जानवरों की चमड़ी वगैरह होती है। ठीक है, सो उससे जो बनाया जाता है, दैट इज द एनिमल हाइड्स आर ऑफ द कोलाइडल इन नेचर। ठीक है, व्हेन ए हाइड विच हैज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इज सोक्ड इन ए कंपाउंड नेम्ड टैनिन। ठीक है, टैनिन एक कंपाउंड होता है, उसमें इसे सोक कर दिया जाता है एनिमल हाइड को, विच कंटेन्स से नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स। इसमें भी क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स ही होते हैं। तो दोनों अपोजिटली चार्ज कोलाइड्स की आपस में हो जाती है म्यूचुअल कोगुलेशन। ठीक है, तो जिसके कारण के वो चीज हार्ड हो जाती है, मतलब एनिमल हाइड हार्डनेस आ जाती है, और हार्डनेस होकर हम उससे क्या बना लेते हैं, लेदर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंडस्ट्री में यूज की जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी टैनिंग। ठीक है, तो क्रोमियम साल्ट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ दी टैनिंग। इस मटेरियल की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, क्रोमियम साल्ट भी यूज कर सकते हैं। तो ये म्यूचुअल कोगुलेशन की एक एग्जांपल बन जाती है, प्रैक्टिकल एग्जांपल बन जाती है। ठीक है, तो एनिमल हाइड को सोक करते हैं इन द कंपाउंड नेम्ड एज द टैनिन, जिसके साथ वो हार्ड हो जाता है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा, ठीक है, रिवर्स में बनता है। रिवर वाटर इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ द क्ले। ठीक है, मिट्टी का वो एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और सी वाटर में जब वो मिक्स होता है, सी वाटर कंटेन्स ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कोलाइडल सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसकी हो जाएगी कोगुलेशन। तो सी वाटर में जाकर रिवर वाटर की हो जाती है कोगुलेशन, तो जिसके साथ के वो सभी डिस्पर्स्ड फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो डेपोजिशन के साथ वहां पर डेल्टा बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एक साइड से रिवर आ रही होती है और दूसरी में जब वो होती है मिक्स, तो यहाँ पर एक बन जाता है, डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए कंप्लीट चैप्टर ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। आई होप कि आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।